हाय फ्रेंड, मैं हूँ नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर करे आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और आप लोगों की कुशलता तो मैं भी कुशल मंगल से हूँ। और आशा करती हूँ जो लोग मेरे वीडियो को अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप लोगों तक पहले पहुँचे। लेकिन हमें लग रहा है कि आप लोगों का प्यार हमारे प्रति बहुत कम होता जा रहा है। शायद आप लोगों को अब उबास सा लगने लगा है कि कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो नीलम जी बहुत थोड़ा लंबा बना दिया करिए, ताकि आप बहुत कम बनाती है, समझ में नहीं है, पूरी बात आती है और लगता है वीडियो लंबा बढ़ा रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा समय लग जा रहा होगा। लेकिन अगर वीडियो लंबा नहीं बढ़ाएंगे और तो आप पूरी बात समझेंगे कैसे? तो एक बहन ने कमेंट किया कि दीदी आपकी लव मैरिज हुई है तो अपने हस्बैंड की फ़ोटो साझा कीजिए। तो मेरी प्यारी बहन, मैं ज़रूर करूँगी अपने हस्बैंड की। और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं ये तो मैंने आपको वीडियो में बताया कि मेरे हस्बैंड की ज्वेलरी की दुकान है और वो अपना ही बिजनेस करते हैं। और आगे उनके बारे में बहुत सी चीज़ें बताएंगे और लव मैरिज के बारे में बताएंगे कि मेरी लव मैरिज किस परिस्थितियों में हुई है और कब हुई है, बिल्कुल मैं बताऊंगी। और एक भाई ने कमेंट किया है कि निर्भय के कितने साथ नाजायज़ संबंध थे। तो भाई मेरे, जैसे सर के बाल नहीं गिने जाते उसी तरह किसी के साथ संबंध नहीं गिन सकते हैं। जो इंसान जैसा होगा उसकी मानसिकता कोई गिन सकता है। खैर, ये तो उन लोगों की पर्सनली बातें हैं और हो सकता है कि आप लोग मेरी बात को समझ गए हैं। तो आगे वीडियो बढ़ाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आगे वीडियो बढ़ाते हैं कि कल मैंने जो एक वीडियो जो बनाए थे तो उसमें मैंने अधूरी बात छोड़ दिए थे, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि जब निर्भय से मेरा श्याम की बातों से मैं समझ में आया तो फिर मैंने निर्भय से भी क्लोजता इसलिए बढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी था उस समय मेरे लिए। और निर्भय जहाँ बैठते थे उनके साथ खाने के लिए और जो भी उनकी इच्छा होती थी मैं सब पूरी करती थी, ये समझ लीजिए आप। अब उसमें वो इच्छा क्या थी? तो हर प्रकार की इच्छाएं होती है ना, लेकिन अपनी आत्मा को मार के मैं उसके मन को टटोलने के लिए ना वो सब कुछ करती थी जो नहीं करना चाहिए था मुझे। और वो मेरे कहते नहीं है मेरे दिल पर चोट भी होता था। ऐसा नहीं कि मुझे वो परेशानी नहीं होती थी, लेकिन बनावटी चेहरा जो होता ना, बनावटी हंसी निभाते निभाते थक भी गई थी। और एक भाई ने जैसे कमेंट किया है कि राजेश बादल जी कौन है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि राजेश बादल जी भोपाल के पत्रकार थे जो एक बार इंटरव्यू लेने पहुंचे थे निर्भय के गैंग में। और उन्होंने एक नहीं काफ़ी इंटरव्यू हम लोगों को शूट किए हैं। और वहाँ की एक बहन जी भी आई थी, उनने भी बहुत अच्छा इंटरव्यू एक शूट किया था, लेकिन उनसे हर बात हमने शेयर भी की थी। लेकिन वो भी हमसे कहने लगी थी, बेटा क्या करें, हम आप लोगों का चेहरा देख के मुझे बहुत आप लोग मासूम जैसे हैं और आप लोगों की ज़िंदगी देखकर मुझे बड़ा तकलीफ़ होती, लेकिन मैं बेटा कुछ कर नहीं सकती है। मेरा काम है आप लोगों की बातों को जनता तक पहुंचाना, लेकिन हम वो बात भी लीक नहीं कर सकते जो आप बता रही, क्योंकि मुझे भाई निर्भय ने यहाँ बुलाया है और निर्भय का इंटरव्यू लेना है और निर्भय के माध्यम ही से मुझे बाहर जाना है। तो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और भाई इनसे बैर तो हम ले नहीं सकते हैं। तो अब जो दर्शाया गया है उनके उस इंटरव्यू के दौरान जैसे मैं एक बार कहने लगी कि निर्भय सिंह से इंटरव्यू जब ले रहे थे, निर्भय सिंह ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद श्याम ने इंटरव्यू दिया, फिर सरला ने दिया। जब मेरी बारी आई तो मुझसे भी कहे कि आप तो मुझे पता ही समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। तो मैंने कहा कि बताइए ना, हम क्या बोल दें, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है और क्या कहना चाहिए। तो निर्भय ने कहा कि ऐसा है कि आप ऐसे बोलिए, जब ये लोग ऐसे प्रश्न करेंगे तो आप यही कहना कि ये जंगल ही मेरा घर है, मैं जंगल की रानी हूँ। और उस समय आप समझ सकते मेरी एज भी बहुत कम थी और कौन क्या कहता बस ये समझ लीजिए, उनकी बोली में बोली मिलाना मेरी मजबूरी थी। तो फिर भाई इंटरव्यू हुआ, उसके बाद लोग मसाला तेल लगा के तो आगे इंटरव्यू बढ़ाते, क्योंकि अगर मसाला लगा के नहीं बढ़ाएंगे तो उनकी पब्लिसिटी कैसे होगी, उनके अखबार या जो मीडिया के दौरान जो जाती हैं खबरें उस पर लोग गौर कैसे करेंगे। जब मुझे भोकाल बना के टाइटल लगा देंगे 10 श्री सुंदरी नीलम गुप्ता को देखिए वो बिहार में जंगल में क्या कह रही हैं, आज वो महारानी की पदवी ले बैठी हैं,
लेकिन कोई ये नहीं सोचती है कि जो खुद बकरी जैसा बच्चा वो महारानी की पदवी क्या लेगी। अरे कभी कभी इंसान को ना मजबूरी भी समझना चाहिए लोगों को। लेकिन खैर वो तो मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले क्या कहते हैं क्या बोल दें, उनकी हमें बुराई नहीं है। तो जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं निर्भय के बारे में। तो जब निर्भय जैसे बैठते थे उनके साथ खाने के, हालांकि मैं कभी खाती नहीं थी उनके साथ खाना पीना, तो जैसे उनका ड्रिंक भी हम ही बना के देते थे। उनके बालों का जो जूड़ा होता था, आपने देखा है कुछ इंटरव्यू में हो कि हम उनके बालों का जूड़ा बना रहे हैं, उनके पास राइफल लेके बैठे हैं, उनकी सारी बातें सुनते थे। और कौन इनसे मिलने आता था, कौन पकड़ के बारे में बात करते थे, कौन क्या करता था, पता है। इसके लिए एक कहानी और हम आपको बता रहे पकड़ के विषय की, क्योंकि मेरे साथ एक घटना भी लोगों ने किया था मेरे साथ में। वो घटना कैसी थी? वो घटना ऐसी थी कि मुझे एक दिन बहुत ड्रिंक करा दी। जो किशोर मम्मा जी थे तो ऐसे ही मतलब बात में श्याम थे, हम थे, तो मुझे मतलब ड्रिंक करा दी। वो उस समय ना निर्भय से मेरी किसी बात को लेके तू मैं हो रही थी, तो निर्भय मुझे गालियाँ दे रहे थे। तो मैंने गुस्सा में उठा के बोतल उठाई, खोली और बियर की पूरी बोतल गटक गए। जब बियर की पूरी बोतल गटक गई तो मुझे चढ़ा था नशा। उसके बाद मैं बैठी थी एक जगह पर, तो मतलब पकड़ की विषय की बात हो रही थी कि पकड़ को इतने में छोड़ना है, और छोड़ा किस माध्यम से जाएगा, और जो लड़का का पिता है वो गैंग तक पहुंचेगा कैसे, क्योंकि कोई पैसा ऐसे तो दे नहीं देगा जब तक अपने बच्चे को देखेगा नहीं। तो भाई कि ठीक है, जब मतलब वो पकड़ को गांव के माध्यम से, गांव वालों के माध्यम से बिहार में पहुंचाया गया उसका पिता। तो पिता से बातचीत हुई तो पकड़ की डील हुई थी 31 लाख में, 31 लाख में डील हुई थी। तो डील होने के बाद मतलब निर्भय ने कहा कि 3 दिन के अंदर इतना पैसा अगर नहीं देंगे तो हम आपके बच्चे को मार देंगे। और हम क्योंकि पकड़े ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इनका खर्चा, इनका उठाना पहनाना मेरे लिए बहुत टिफलिंग मतलब बहुत कठिन होता है मुझे। और हम ज़्यादा दिन मतलब 1-2 महीने से ज़्यादा मैं पकड़ों को नहीं रख सकता हूँ। ये बात निर्भय ने उसके पिता से कहा। तो जो लड़का था उसका नाम अच्छा था, ये कौन जगह का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जात का मतलब ब्राह्मण था वो, इतना मुझे पता है, ब्राह्मण था। तो मतलब उस लड़के के जब पिता से बात हुई है, वो लड़का की उम्र लगभग मुझे 15-16 साल की होगी। हाँ 15-16 साल की लड़के की उम्र होगी। तो उसकी पकड़ की बात फिरौती होने लगी। और उस समय मैं ड्रिंक कर रही तो किशोर मम्मा जो थे उन्होंने मुझे क्या भड़का दिया, मतलब मुझे जाके समझाया सिखाया कि बताइए कि आपसे शादी तो निर्भय सिंह कर लिए हैं और आपको यहाँ की महारानी बना दिए हैं और मालकिन का दर्जा दिया, लेकिन आपकी चलती कुछ नहीं है। और जब अगर निर्भय आपको मानते हैं तो आपकी बात को मानना चाहिए। तो हमने कि क्या करना चाहिए? तो किशोर मम्मा ने मतलब मुझे उल्टी पट्टी पढ़ा दी कि उनको ये लग रहा था कि अगर ये ऐसा सवाल मतलब ऐसा निर्भय से विरोध करेंगे तो निर्भय इनको दंडित करेंगे, क्योंकि उनको दंड दिलाने में मेरे किशोर मम्मा जो थे उनको बड़ा मज़ा आता था। मेरी डांट पड़े, मुझे मारें, मुझे गाली दें, तो उनको मज़ा आता था थोड़ा सा। तो हम कहे अच्छा ठीक है मम्मा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो कहने लगे कि अरे आप कर क्या सकती है, आपके बस का तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा ये बात तो सही है, क्योंकि पकड़ के विषय में या किसी के विषय में मुझसे क्या लेना देना है, क्योंकि मेरी चलना तो वैसे भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं खुद ही एक पकड़ हूँ, मेरा तो खुद ही अपहरण हुआ है। हाँ अपहरण हुआ एक लड़की के नाते, मुझसे शादी कर लिए तो इसलिए अपनी पत्नी बना लिए हैं, तो पत्नी का कभी खामियाजा तो मुझे भरना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके बाद लड़के के पिता को इधर किशोर मम्मा ने क्या बोल दिया कि अगर तुम्हारे लड़के को कोई छुड़ा सकता है तो जो मैडम बैठी हैं ये छुड़वा सकती हैं। अब भाई हुआ क्या, मैं वहाँ बैठी थी ड्रिंक कर रही थी और उसके बाद वो उसका पिता आके मेरे पैर पकड़ लिया कि मेरे बेटे को छुड़वा दीजिए मालकिन, और हम तुम्हारा ज़िंदगी भर एहसान रखेंगे, ये है वो है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, कि ये मेरे पैर, मैं करे भैया मेरे पैर मत पकड़िए, क्योंकि मेरे बस का कुछ नहीं है, हम तुम्हारे आगे हाथ खुद जोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक पकड़ हूँ, मेरा खुद अपहरण होके आया, मैं अपने आप को नहीं छुड़ा पाई तो मैं आपके बेटे को कैसे छुड़ा पाऊँ। तो मतलब उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जैसे नहीं मन में जैसे ज्वाला खुलक जाती है वो स्थिति पैदा कर दी उन्होंने। तो हम कहे अच्छा ठीक है, तो मुझे करना क्या होगा? तो किशोर मम्मा आए कि जाइए निर्भय से बगावत कर दीजिए।
और या निर्भय से पूछ लीजिए कि भाई अगर आपने मुझसे शादी करी है तो इस गैंग में मेरा रुतबा क्या है। हम कहे ठीक है। उस समय हम नहीं बोल रहे थे, मेरी दारू बोल रही थी। देखिए हम छुपाते नहीं हैं आपसे, जो मैंने किया है वो मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ। जो मुझ पर गुजरी है और जो मतलब मेरे साथ हुआ है और मुझे नशे की आदी कैसा बना दिया गया था, ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही क्योंकि जीवन में होता क्या ना, कभी कभी कि इंसान की परिस्थितियाँ इस मुकाम तक ला देती हैं, कहते हैं कि जो करना नहीं होता वो भी करना पड़ता है। तो जीना था इसलिए पीना था। तो हम कहे चले ठीक है। तो मैं गई निर्भय के पास और कड़ी आवाज़ में बोली, जैसे मतलब वो चाहते थे कि मैं इनके मुताबिक बन जाऊं, क्योंकि उनको हमको मतलब एक दिखाना था कि हाँ हमने जिस लड़की से शादी की है और जिस लड़की का अपहरण करके मैं लाया हूँ उसको मैंने कैसे ट्रेनिंग दिए हैं, कैसे मैंने उसको अपने गैंग का मेंबर बना के उसको अपने कैसे ग्रोह में मिलाया है और उसको अपनी पत्नी बनाया, तो वो पत्नी का के साथ साथ एक मालकिन का दर्जा कैसे निभा रही है। मतलब वो हमको हमेशा कुछ ना कुछ खामियाँ निकाल के उल्टा सीधा बोलकर मुझे वो बुलवाने के लिए मजबूर कर देते थे निर्भय सिंह। तो अब भाई जब निर्भय और मेरी बातचीत होने लगी तो निर्भय कहने लगे हाँ बताइए क्यों आई हो, जाइए अपने खेमे में सोइए जाके, रात बहुत हो रही है। तो हमने कि क्यों सोए भोसड़ी के। बुरा मत मानिए, सॉरी, गाली दे रहे हैं, गाली का शब्द दे रहे हैं क्योंकि उस समय गाली का प्रयोग ही था। तो मैंने कि क्यों सो जाए और किस लिए सोएं, क्योंकि उस समय नीलम गुप्ता नहीं थी, नीलम पियक्कड़ नीलम थी। तो और भी वीडियो में उस पकड़ की और निर्भय की और मेरी जो भी बायोडेटा है हम आपको बारीकी से बताते जा रहे हैं। आपको बहुत अच्छा भी लगेगा सुन के। जब मैंने निर्भय से कहा राइफल लिए थे, हमने कि साले तू होगा गुंडा, होगा बदमाश, होगा दस्यु सम्राट निर्भय गुज्जर, लेकिन मैं कौन हूँ। तो सब लोग कहने लगे अरे इस वक्त वो अपनी होश में नहीं है, वो आजकल दूसरी होश में चल रही हैं। तो निर्भय बड़े आराम से मेरी बात को सुन रहे थे। हाँ बताइए। तो हमने कि ये बताओ कि आप मुझे उठा के लाए, मेरे साथ जबरन शादी किए, आपने जो जो कहा मैंने गैंग में किया, आप मुझसे जैसे जैसे मुझे नचाए मैं नाची। आपने कहा कि नीलम तुमको गालियाँ देना है, तो मैंने कही ठीक है मैं गालियाँ दूंगी। तुम्हें जो सीखना है, और तुमने कहा ये करो वो करो, और क्योंकि निर्भय गुज्जर की शादी हुई है तो तुम्हें मेरी बन के रहना है, और मतलब तमाम बातें मैंने ऐसी उसी कही। उसके बाद मैंने सीधे कहा जब निर्भय गुज्जर यहाँ का मालिक है तो नीलम गुप्ता कौन, जब मैं तुझसे शादी की हूँ तो मैं कौन, जहाँ मेरी राजी से शादी हुई हुई या तुम्हारी मर्जी से। तो निर्भय कहने लगे हाँ बात सही है, आगे बताओ। तो हमने कि मेरा रुतबा क्या है, तो बोले कि अगर हम मालिक है तो हमसे शादी हुई, तू मालिक है ना भाई, ऐसे ही बोला है। तो कहने लगा, तो हम कहते ठीक है, तो जो तुम्हारी चलेगी उतनी मेरी भी चलेगी। बोलेगा हाँ तेरी चलेगी। तो हाँ मैंने कि भोसड़ी के जो पकड़ 31 लाख में छूट रही वह 3 लाख में छूटी है। क्यों, उसका पिता मुझे बेटी बात आके बात कर रहा है, मुझे बेटी माना है, और बेटी के नाते मैं उसकी पकड़ 3 लाख में छुड़ाऊंगा, और अगर तुमने मेरे विरोध में चले तो यहाँ बगावत चलेगी। उस समय निर्भय सिंह कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनको पता था कि मैं उस समय अपने होश में नहीं थी और ड्रिंक करे हुई थी। उस समय नशे की दौर में मुझे जैसा जैसा मतलब मामा ने और सब लोगों ने मुझे समझाया, तो उनका, क्योंकि वो लोग मेरा रिएक्शन देखना चाहते थे कि मतलब ये ऐसे बोलेगी तो निर्भय का रिएक्शन क्या होगा इनके प्रति, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं वो अपना हथियार समझना चाहते थे, बनाना चाहते थे कि इनके माध्यम से बहुत सी चीज़ें हम करवा सकते हैं। तो भाई उसके बाद मेरी और निर्भय की बगावत चली, तो निर्भय गुस्से आ गया, बोले कि पकड़ के बीच में तू कौन होती है, और घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, और तुझसे किसने कहा कि 31 लाख की पकड़ 3 लाख में छूटे है। तो हम तो उसी बात पे जित गए, हमने कि या तो 3 लाख में पकड़ छूटे है, नहीं तो हम गोली मार लिए अपने आप को। तो उस समय नशे में थे, तो निर्भय ने फिर अपनी सिचुएशन को समझा उस चीज़ के बारे में, फिर बोले कि ठीक है हम तेरे कहने से 3 लाख में पकड़ छोड़ेंगे, लेकिन शर्त एक है, पकड़
कल के कल छूटनी चाहिए। अगर कल 3 लाख रुपया ये देगा तो हम 3 ही लाख में पकड़ छोड़ेंगे, लेकिन बंदूक हटा और अपने आप को गोली मत मार। अब ये सब बातें होने लगी। उसके बाद जब मेरा मतलब जाके मैं उसके लड़के के बाप के पास गई, मैंने कहा जाओ, अब भी जाओ, तुरंत जाओ और 3 लाख रुपया सुबह तक लेके आओ, तुम्हारी लड़के की पकड़ 3 ही लाख में छोड़ी जाएगी, चाहे यहाँ मैंने कि कुछ करने पड़े मुझको, चाहे हमने वो जाने ही गाए न देने पड़े। तो उसका बाप मेरे सच बता रहे, आपको बता नहीं सकते, इतना रोए मेरे पैर पकड़ के कि आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे दी है मालकिन। अब आप मेरे लिए तो उद्धार बन के, मेरे पास 31 लाख कभी नहीं हो पाता और मैं शायद दे भी नहीं पाता इतना पैसा, और मैं अपने बेटे से हाथ धो बैठे, लेकिन आपकी वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी बच गई। इसके लिए जितनी भी हो सकता हम दुआ करेंगे आपके लिए कि आपके भी जीवन में खुशियाँ भर के आएँ। तो हम कह रहे छोड़िए। तो मेरे पास उस समय 500 रुपया थे। मैंने उसके बाप को 500 रुपया दिया और कहा कि पिताजी, आप उसके पिताजी जैसे मेरे पिताजी, आप जाइए और पैसों की व्यवस्था करके लाइए और अपने बेटे को लेके जाइए। अब उसके बाद बात तो ख़त्म, क्योंकि निर्भय को बात में फंसा दिया गया था। अब निर्भय बात से मुकर सकते नहीं थे। अब उसके बाद जब सुबह हुआ, मेरे ऊपर क्या गाज गिरने वाली थी वो तो अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि उस समय का रात की बात निकल गई ना, क्योंकि रात में तो हम ड्रिंक कर रहे थे। तो ड्रिंक के नशे में तो आप तो जानते हो कि भाई जब बड़ा बदमाश हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी बड़ा इंसान हो, अपनी ज़बान पर जब आ जाती है बात तो बहुत सी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उस समय कुछ लोगों ने मेरी बात का बड़ा फ़ायदा उठाया, लेकिन फ़ायदा उठाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं, उस लड़के की ज़िंदगी बच गई। इससे बड़ी मेरे लिए जीवन में कोई खुशी नहीं थी। तो आगे वीडियो में बताएंगे बेटा पकड़ तो छूटी, नीलम पर क्या गाज गिरी वो अगले वीडियो में बताएंगे कि निर्भय का कहर नीलम पर कैसे टूटा। तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में नीलम की कहानी, नीलम की जवानी पर। और आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो, मेरी कहानी में दिलचस्पी है या नहीं। आपको क्या लग रहा है कि हम जो कहानी बता रहे हैं ये पिक्चर की कहानी है? ये एक पिक्चर की कहानी नहीं है, मेरी जीवन की कहानी है और मेरे ऊपर बीत चुकी है ये जीवन की कहानी। लेकिन ये कुछ चीज़ें कुछ लोग रो के बताते हैं, इमोशनल होके बताते हैं। मुझे इमोशनल और रोना नहीं आता है। मैं ये अगली वीडियो हर वीडियो में बता दी, क्योंकि मेरे जीवन में इतना मैं रो चुकी हूँ, इतना इमोशनल हो चुकी है, लेकिन अब मेरे पास ना इमोशनली रह गई और ना रोना रह गया है। तो मैं जो भी चीज़ कहती हूँ फ्रेंकली कहती हूँ, और अब आगे तो समझ ही सकते हैं। तो अगले वीडियो के लिए बने रहिए। बाय।